Good morning, students. Welcome to the science class. After a long time, now we are all together. So join the science class. Today's our topic is nutrition. Nutrition in animals. Last topic was our nutrition in plants. Now we will learn about the nutrition in animal. हम इसमें जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या होता है? आइए आज हम न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में जानते हैं कि पोषण क्या होता है. न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. पोषण का अर्थ होता है भोजन का अंतः ग्रहण करना और उस ग्रहण किए हुए भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग करना. इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. नाउ वी विल स्टार्ट द डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग. व्हाट आर द स्टेप्स इन इट? लेट्स गो. आइए हम देखते हैं कि मनुष्य के पाचन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती है. मनुष्य के पाचन की क्रिया में कौन कौन सी स्टेप्स होती है. व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन? सबसे पहले इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन. इंजेशन अर्थात अंतःग्रहण, डाइजेशन अर्थात पाचन, एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण, एसिमिलेशन इसको हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण, एंड फिफ्थ वन इज इजेशन. इजेशन का अर्थ होता है एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं इसको. इसका मतलब होता है बहिष्करण. अंतःग्रहण में भोजन को लिया जाता है, डाइजेशन में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एब्जॉर्प्शन में ब्लड वेसल्स के द्वारा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एसिमिलेशन में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को ब्लड के थ्रू डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को पहुंचा दिया जाता है. ये होता है एसिमिलेशन. एंड नेक्स्ट है इजेशन. जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अभी भी बचा रह जाता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है. तो इंजेशन, digestion, absorption, assimilation and egestion. These 5 main steps of our digestive process. Now we will start the first one, ingestion. Intake of food inside the mouth is called as ingestion. भोजन को मुंह में ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है. आप कौन कौन से पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहला है टीथ. मनुष्य में दांत किस प्रकार के होते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं. मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग. द फर्स्ट वन इज इंसिजर, सेकेंड वन इज केनाइन, थर्ड वन प्रीमोलर एंड द फोर्थ वन इज मोलर. इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन इन्फेंट्स में, बच्चों में और एडल्ट्स में इनकी संख्या अलग अलग होती है. सबसे पहला है इंसिजर. इंसिजर का मतलब होता है दीज आर कॉल्ड एज कटिंग एंड बाइटिंग टीथ. अर्थात इंसिजर वो दांत होते हैं जिनका काम सिर्फ काटना और कुतरना कह सकते हैं. तो इंसिजर दांतों का काम कटिंग एंड बाइटिंग का होता है. these are also called as cutting and biting teeth. The second one is canines. आप लोग देख पा रहे होगे, चित्र में दिख रहा है, नुकीले दांत दिख रहे हैं. these are called as tearing teeth. चीरने फाड़ने के लिए जो दांत काम में आते हैं उन्हें tearing teeth यानी canine teeth कहा जाता है. जो कार्निवरस एनिमल होते हैं उनमें ये वेल डेवलप होते हैं. ह्यूमन बीइंग में ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते. लॉयन, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनमें ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं ताकि आसानी से फ्लैश को चीर फाड़ सके.
नेक्स्ट है इसके बाद में प्री मोलर्स, इंसिजर, सेकंड कैनाइन, एंड नाउ द थर्ड वन इज प्री मोलर्स। कौन प्री मोलर क्या होते हैं? प्री मोलर्स, these are called as crushing and chewing teeth. These are called as crushing and chewing teeth. अर्थात इनका काम भोजन को क्रश करना और उनको चबाना, यह प्रीमोलर का काम होता है। प्रीमोलर की तरह बिल्कुल नेक्स्ट टीथ, these are called as molars. मोलर टीथ जो होते हैं, these are also called as grinding teeth, क्योंकि इनका ग्राइंडिंग का काम होता है, भोजन को पूरी तरह से पीस देते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो लास्ट मोलर टीथ होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजडम टीथ। हालांकि विजडम से इसका कोई खास रिलेशन नहीं है। मोलर्स आर कॉल्ड एज ग्राइंडिंग टीथ्स। डेंटल फार्मूला ऑफ द ह्यूमन बीइंग, आई का मतलब इंसिजर, सी का मतलब कैनाइन, पीएम का मतलब प्रीमोलर एंड एम का मतलब मोलर। तो डेंटल फार्मूले में आई, सी, पी, एम, एम, इस तरह से फार्मूले को लिखा जाता है। ह्यूमन बीइंग में आई 2/2, सी 1/1, पी एम 2/2, एम 3/3। हाउ इट इज़, डेंटल फार्मूले को लिखने के लिए ह्यूमन बीइंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, माउथ पोर्शन को, राइट एंड लेफ्ट, अपर राइट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट। इस तरह से हर पार्ट में 8 दांत पाए जाते हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टंग। व्हाट इज टंग? टंग इज ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प इन स्वेलोइंग एंड टेस्टिंग द फूड मटेरियल। अर्थात जीभ मांसपेशियों से बने संरचना है जो भोजन को निगलने में और उसके स्वाद को पता करने का काम करती है। जीभ स्वाद का पता कैसे करती है? जीभ का सामने वाला हिस्सा होता है, जो फ्रंट एरिया होता है टंग का, वो मीठी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। जीभ के जो साइड कॉर्नर्स होते हैं, यह हमें सॉल्टी टेस्ट के बारे में बताते हैं एंड सॉल्ट टेस्ट के बारे में बताते हैं। जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है, वो हमें बिटर टेस्ट यानी कड़वेपन का बारे में बताता है। इस तरह से जीभ हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट के बारे में ज्ञान कराता है। तो हम कह सकते हैं कि जीभ जो है ये हमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट के बारे में बताती है। अब जीभ का इसके अलावा और क्या काम है? जीभ भोजन को निगलने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल पार्टिकल्स। अर्थात भोजन के बड़े बड़े जटिल कणों को छोटे छोटे बिल्कुल सरल प्रकार के कणों में तोड़ना ही पाचन या डाइजेशन कहलाता है। तो पाचन में यह प्रक्रिया जो है 2 प्रकार से होती है, एक मैकेनिकल और दूसरी केमिकल। मैकेनिकल में जैसे दांत वगैरह भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और केमिकल का मतलब जिसमें शरीर के अंदर के एंजाइम्स भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो मैकेनिकल एंड केमिकल, देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइजेशन होता है। तो आइए हम इन्हीं के बारे में देखते हैं डाइजेशन के टाइप्स। नंबर 1 मैकेनिकल डाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, आइए इसको रिकॉल करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स इन विच टीथ और अदर बॉडी ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। तो मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में हम देख लेते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग इन माउथ एंड बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इन स्टमक। मुंह में दांतों के द्वारा भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से स्टमक के अंदर जो मस्कुलर वॉल होती है, वो भोजन को पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू बिल्कुल बारीक बारीक कणों में तोड़ देती है। इस तरह से भोजन जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे सिंपल पार्टिकल में टूट जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, आसानी से एब्जॉर्ब हो सके।
मैकेनिकल डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी से बड़े पार्टिकल्स जिन पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती उनको तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। केमिकल डाइजेशन गेट स्टार्टेड इन माउथ। हियर द सलाइवा which contain the salivary amylase or lysozyme enzyme and it convert the starch into simple sugar। माउथ में सलाइवा होता है, लार होती है, उसमें सलाइवरी एमाइलेज या जिसको टाइलिन भी कहते हैं हम, यह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से स्टार्च का अकेला डाइजेशन जो है माउथ में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो भोजन होता है वो इसोफेगस से होता हुआ सीधे स्टमक में जाता है। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। एंड द गैस्ट्रिक जूस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड रेनिन एंजाइम, थर्ड इज पेप्सिन एंजाइम एंड द फोर्थ वन इज गैस्ट्रिक लाइपेज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर कई तरह से काम करता है। नंबर वन, टू चेंज द मीडियम बेसिक टू एसिडिक। सेकेंड, टू किल द हार्मफुल पैथोजेंस विच आर कमिंग विद द फूड मटेरियल। एंड थर्ड, टू एक्टिवेट द पेप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हेल्प करने का काम करता है। रेनिन, इट कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन इनटू केसिन। रेनिन जो होता है मिल्क प्रोटीन को केसिन में बदल देता है, तो इसको कर्ड मेकिंग एंजाइम भी कह सकते हैं। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोसिस में बदल देता है। इनिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन के। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में फैट को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इनिशियल प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो कह सकते हैं हम स्टमक में जो फूड मटेरियल आता है, खास करके मिल्क वाले पार्ट का यहाँ डाइजेशन होता है, जिसको मिल्क के केसिन को कैल्शियम पैराकेसिन में बदल दिया जाता है। इस तरह से स्टमक यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ हाईली कॉइल्ड। देख रहे होंगे आप, डायग्राम में आपको दिख रहा है। इट इज़ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। मनुष्य के शरीर में ये लगभग 7.5 मीटर के आसपास होती है और पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ताकि कम स्पेस में यह अकोमोडेट हो सके। और इसका मेन काम है डाइजेशन की प्रोसेस का। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज डिओडिनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड द थर्ड वन इज इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम, वहीं पर पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट और लिवर से आने वाली हिपेटिक डक्ट जो है वो आके जुड़ती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है कि इट रिसीव्स द सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पेंक्रियाज। लिवर से जो सिक्रीशन होता है वो होता है बाइल जूस का। बाइल जूस को लिवर सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर में ये कलेक्ट होता है और वहाँ से हिपेटिक डक्ट से होता हुआ ये डिओडिनम में आता है। इसी तरह से पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट आके डिओडिनम में मिलती है। यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं लिवर का काम बाइल जूस को निकालना है। बाइल जूस क्या काम करता है हम भी ये भी आगे देखेंगे अभी इसके बारे में। बाइल जूस को टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, जो इमल्सिफिकेशन का काम करता है फैट को मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। इस तरह से बाइल जूस जो है फैट का इमल्सिफिकेशन का यहाँ पर काम करता है। जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है तब वो फैट आसानी से डाइजेस्ट होने लायक हो जाता है, मतलब आसानी से वो डाइजेस्ट हो सकता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ही है कि फैट मॉलिक्यूल्स के साथ ये जुड़कर बाइल जूस उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में सरफेस एरिया जिससे कि बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन की पावर फिर बढ़ जाती है, तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देता है। अब है पेंक्रियास।
लिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि लिवर जो है ह्यूमन बीइंग के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अब नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो होता है यह एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इट एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात ये दोनों तरह की ग्लैंड का काम करता है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है द ग्लैंड विच ओपन आउटसाइड बाय द डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन इसका ये है डाइजेशन, और एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। तो एंडोक्राइन फंक्शन में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है ताकि ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बैलेंस रह सके। और एज ए एक्सोक्राइन यह डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। आइए हम देखते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन कौन कौन से हैं। पेंक्रियाज रिलीजेज ट्रिप्सिन टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। पेंक्रियाज से ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज टू डाइजेस्ट द फैट। तो पेंक्रियाज से ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, एमाइलेज निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लाइपेज निकलता है जो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फैट कौन सा, जो इमल्सिफाइड हो चुका होता है। इस तरह से यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क क्या है, जो पेंक्रियाज है उसका। पेंक्रियाज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो। एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ये देयर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन, विच इज रिलीज्ड बाय द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज से यहाँ पर ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, अर्थात ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करना, और ग्लूकेगॉन का काम होता है ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाना। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन फंक्शन करना शुरू करता है, और जब कम हो जाती है तो ग्लूकेगॉन काम करना शुरू करता है। इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिसको लिवर में स्टोर कर दिया जाता है। एंड ग्लूकेगॉन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इस तरह से ये दोनों मिलकर फंक्शन करते हैं ताकि ब्लड में शुगर की मात्रा या ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी वो बैलेंस हो सके। आप लोगों ने नाम सुना होगा डायबिटीज़। जिन लोगों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उस समय अक्सर इंसुलिन का फंक्शनिंग कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन या मेडिसिन दी जाती है ताकि ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे लोगों को शुगर से बनी हुई चीज़ों को खाने के लिए भी मना किया जाता है ताकि वो कम से कम शुगर से बनी हुई चीज़ें खाएं, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल ना बढ़ सके। वो क्यों? क्योंकि उनमें इंसुलिन प्रॉपर या तो बनता नहीं है या फिर कम मात्रा में बनता है। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन ही है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और ब्लड शुगर को मेंटेन करना। और इसी तरह से जब लगातार कई दिनों तक ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिलता तो वीकनेस आती है, तो ऐसे समय में ग्लूकेगॉन कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट है फैट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, अर्थात कि ये न्यूट्रिएंट जो हम लोग लेते हैं एज ए फूड, लास्ट में इनका एंड प्रोडक्ट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड, एंड फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज। द ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर द end product of the fat. Glucose, amino acid, fatty acid and glycerol, these four components are end product and they are very small in size, so they can be easily absorbed by the blood vessel or lymph vessel, blood cell and lymph cell. Now we will talking about
absorption. Now let's go. Now we're talking about absorption. In the walls of small intestine, finger-like outgrowths present, and these are called as villi. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, इस पर उंगलियों की तरह कुछ उभार पाए जाते हैं जिनको विली कहा जाता है. एंड व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विली? विली का मेन फंक्शन है सरफेस एरिया को बढ़ाना. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकता है. एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का? द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना ही ये विली का मेन फंक्शन होता है. इसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है. ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड और लिम्फ थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन. जब एब्जॉर्प्शन होता है भोजन का, तो उस समय जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है यह ब्लड और लिम्फ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ताकि आसानी से वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद में जिस ऑर्गन में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की ज़रूरत हो वहाँ पर इसको एसिमिलेट किया जा सके. तो एब्जॉर्प्शन का जो मेन फंक्शन है कि यह डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में खींच लेता है ताकि वहाँ से आसानी से फूड मटेरियल को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुँचाया जा सकता है. अब एब्जॉर्प्शन किस फूड मटेरियल का किस जगह पर होता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं. जितने भी वाटर सॉल्युबल मटेरियल होते हैं उन सभी का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल या ब्लड सेल्स में होता है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल मटेरियल होता है उनका एब्जॉर्प्शन लिम्फ सेल या लिम्फ वेसल में होता है. तो एब्जॉर्प्शन जो है वाटर सॉल्युबल मटेरियल मतलब, आइए हम उनके बारे में जानते हैं कि वाटर सॉल्युबल मटेरियल कौन कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल मटेरियल कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं. ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब्स शुगर, एमिनो एसिड, glycerol, salt, and water soluble vitamins. Which vitamins? Vitamin C and B complex. And lymph in the lacteals absorb the fatty acid and fat soluble vitamins. And these vitamins are vitamin E, D, E, A, D, E and K. These four vitamins are fat soluble vitamin. तो ब्लड कैपिलरी में शुगर, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, नमक यानी सॉल्ट और जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन सी और बी का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन लिम्फ में फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका एब्जॉर्प्शन होता है. अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि ब्लड सेल्स की जो ल्यूमेन होती है, जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और लिम्फ सेल जो होती है इनका साइज़ बड़ा होता है. इसलिए बड़े साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं वो लिम्फ सेल के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और छोटे पार्टिकल जो होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है वो ब्लड सेल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. तो इस तरह से ब्लड सेल और लिम्फ सेल के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है. एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल में जो फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आ जाता है, अब वो रेडी हो जाता है एसिमिलेट होने के लिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसिमिलेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन? हिंदी में इसको बोलते हैं स्वांगीकरण. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड. अर्थात पचे हुए भोज्य पदार्थ का शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जाना जहां पर उनका वास्तव में उपयोग होता है, यही स्वांगीकरण कहलाता है. एग्जाम्पल है ग्लूकोज इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी. अर्थात ग्लूकोज का उपयोग कहाँ होता है? श्वसन में होता है ताकि वहाँ से वो एनर्जी को प्रोवाइड कर सके. तो ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी
सिस्टम के लिए पहुंचा दिया जाता है ताकि वहाँ से वो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज करे जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजेशन और एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अर्थात उत्सर्जन क्या प्रक्रिया है? भोजन के पाचन के बाद में बहुत सारा पदार्थ अनडाइजेस्टेड यानी बिना पचा हुआ रह जाता है। वह सड़ा गला पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर के लिए, यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। यही एक्सक्रीशन कहलाता है, यही उत्सर्जन है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रूमिनेशन। रूमिनेशन शब्द आया है रूमिनेंट से। रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर। आपने देखा होगा कि जानवर चारा वगैरह खाने के बाद में आराम से बैठकर बार बार पूरे दिन भर कुछ न कुछ मुंह में चबाते रहते हैं। दैट इज द कटलिंग। तो ये रूमिनेशन है। रूमिनेशन आर हर्बीवोरस मैमल्स दैट आर एबल टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड बाय फर्मेंटिंग इट in a space-light stomach prior to digestion, principally through microbial action। इसका मतलब होता है कि रूमिनेंट वो शाकाहारी जीव होते हैं जो पौधों से मिलने वाले जैसे घास वगैरह को खाकर उसका फर्मेंटेशन करते हैं। स्टमक का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं, उसमें इसको इकट्ठा करते हैं और बार बार फिर उसको माउथ पार्ट में अपने निकाल कर उसको पचाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, बार बार कडलिंग करते रहते हैं ताकि आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ डायग्राम में आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, रेटिकुलम के नीचे रूमेन वाला पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है और बार बार कडलिंग की जाती है। Now we will learn about the nutrition in microorganism like amoeba। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है? अमीबा टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस वेयर द एंटायर ऑर्गेनिज्म स्वेलोज द फूड। अर्थात अमीबा में पूरे के पूरे सूक्ष्म जीव को निगल लिया जाता है, इसी को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है, आइए हम इसको देखते हैं। The mode through which an amoeba engulf nutrition is known as holozoic and it leads to the process of ingestion, digestion and egestion of the food material। इसमें अमीबा के सूडोपोडिया जो होते हैं वो फूड मटेरियल को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर उसको वैक्यूल बनाकर इंजेस्ट कर लिया जाता है। वहीं पर डाइजेशन होता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर इजेस्ट कर दिया जाता है। नाउ वी विल कंक्लूड आवर लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू बीइंग विथ अस। थैंक यू।